चलिए देखिए, हम लोग क्लास 9 का RS अग्रवाल का कौन सा एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक ना। ये आप लोग के लिए नया है, तो 3 या 4 लेक्चर हम बनाए थे। तो कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, बोलिए। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था? 6 से। चलिए ठीक है, तो आप लोग बुक निकाल लो और डिस्कस करते हैं। तो कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे 6A में? 22। चलो ठीक है। 23 देखो क्या दिया, इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसमें बोला कि इज -150 अ टर्म ऑफ द AP 11852 गोइंग ऑन, समझा ना। तो इसमें बोला है कि आपके पास एक प्रोग्रेशन है। जैसे प्रोग्रेशन क्या है, आपके पास प्रोग्रेशन 8, 5, 2 ऐसे गोइंग ऑन है, ठीक ना। तो इसमें ये पूछा है कि 150 क्या इसमें आएगा कि नहीं आएगा, मतलब आप समझ रहे ना। यानी हमको ये देखना है कि 150 जो है ये लास्ट टर्म है कि नहीं है, ठीक ना। ये 150 इस अगर हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ये पैटर्न में चल रहा है, तो उस पैटर्न में 150 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास इसमें पूछ रहा है कि अगर 150 आएगा ये तो कौन से टर्म पर आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको TN लेकर चलेंगे। अब ये कोई गारंटी नहीं कि TN होगा ही, ठीक ना, क्योंकि TN का क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो हम इसको मानकर चल रहे हैं TN, ठीक ना। अब ये हम देखना चाह रहे हैं कि ये TN है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा कि आखिर ये 150 है तो कौन से टर्म पर 150 है, ठीक ना। ये आपको करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, अब ये कैसे बताएंगे कि है और कैसे नहीं बताएंगे कि नहीं है, ठीक ना। तो हमारे पास N एक काउंटिंग नंबर आना चाहिए। आप जानते हो ना, नंबर ऑफ टर्म एक काउंटिंग नंबर आता है। जब हमारे पास एक काउंटिंग नंबर आएगा, ठीक ना, तो इसका मतलब होगा कि इस पैटर्न में 150 लिखेंगे तो होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या है, TN आपके पास है ही, A है ही, D है ही, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही, ठीक ना। तो आपके पास A कितना है, 11, और D कितना है। आप कुर्सी ले लो, वहाँ बैठो, सही से बैठो आप लोग, जाओ। अरे सही हो जी, तुम बैठो जी, तुमको बोले हैं सही है, बैठो, तुम जाओ कुर्सी लेकर आओ। सही में तुम लोग को क्या हम बोलें, वो उठ रही है। 8 - 11 कितना हो जाएगा, ये -3, ठीक। ये TN आपके पास कितना है, 150, ठीक। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N-1D। सामने बैठेंगे तो फोकस रहेगा ना। ये ऐसे कोने में बैठा है, वो ऐसे बैठा है, वो ऐसे बैठी हो, बताओ। यहाँ पर TN = A + N-1D, ठीक। तो TN कितना है, 150, A कितना है, A आपके पास 11 है, और N-1 और D कितना है, -3 है, ठीक। अब यहाँ से हम N निकाल कर देखते हैं, तो 150 - 11 कितना हो जाएगा, 139, और अपान में -3 = N-1 होगा। अब इसको काट दो, कटेगा ना, नहीं कटेगा। ये 150 - 11 हो तो 139, अपान में -3 हो गया, ये N-1 हो गया। अरे ये इसका प्रोडक्ट है ना, तो रिवर्स कर दिए, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं, और एक इधर ला दोगे तो 130 -1 39, अपान में 3 और +1 = N। तो ये हमारे पास एक काउंटिंग नंबर नहीं है। कैसे काउंटिंग नंबर, जब ये कटेगा, डिविजिबल होगा और एक जोड़ोगे तब ना काउंटिंग आएगा। तो ये जब कट ही नहीं रहे तो फ्रैक्शन में ही है, और फ्रैक्शन +1 जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन ही मिलेगा। तो हमारे पास काउंटिंग नंबर तो वो फ्रैक्शन है नहीं भाई। हमारे पास N फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि N हमारे पास एक कोई काउंटिंग नंबर नहीं आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला कि 150 जो है हम तो लास्ट हम लेकर चले थे, लेकिन अगर हम ऐसे अगर इस पैटर्न में अगर फॉलोइंग मैनर में लिखें, तो इस पैटर्न में लिखेंगे तो 150 नहीं आएगा। बात समझ में आया। यहाँ हम N से पता कर लिए, जब हमारे पास N एक काउंटिंग नंबर आएगा तभी हम जाकर बताएंगे कि ये ऐसे अगर हम पैटर्न में लिखेंगे तो हमारा वो TN होगा। लेकिन ये TN 150 उसमें नहीं आएगा, कोई आसपास का होगा, बट हमको TN को चेक करना था, 150 को चेक करना था कि ये उस पैटर्न में है कि नहीं। बात समझ में आ गया कि अभी भी डाउट है, समझ गए ना। चलो ठीक है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो हम निगेटिव टर्म के एक बार बात किए थे कि नहीं किए थे, याद है तुम लोगों को, कि अगर कोई भी मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस दिया है, बात किए थे एक बार,
निगेटिव टर्म निकालने के लिए बात किए थे कि नहीं किए थे, याद है कि नहीं है कुछ? जैसे क्या मतलब आपके पास कोई, अब यहाँ पर अच्छे से पहले समझो, क्योंकि हो सकता है कि ये बताए होंगे जब इंट्रोडक्शन बता रहे होंगे, तो अगर नहीं बताए तो फिर भी फोकस करो, ठीक ना? तो चलिए ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया है? आपके पास एक प्रोग्रेशन है, ठीक ना? तो ये हम देखो इंट्रोडक्शन में बताए थे, हो सकता है कि आप लोग देखे हो, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ठीक ना? फिर से एक बार बता दें, या बताए हैं कि याद है कि नहीं तुम लोगों को? आपके पास मान लीजिए मेरे पास कोई, अब देखो पूछा है फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो जब भी अभी हम प्रोग्रेशन लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये लिखे हैं 2 4 6 8 ऐसे गोइंग ऑन लिखे हैं, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हैं, मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर जो बोलते हो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते क्रम में जा रहा है, ऐसे मतलब बढ़ रहा है, ठीक ना? तो छोटे से बड़ा लिख रहे हो तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक ना? तो अब इसमें तो निगेटिव का सवाल ही नहीं बनेगा। क्या निगेटिव आएगा अगर लिखते जाएंगे ऐसे ही? तो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिख रहे हैं, तो ये आ रहा है ना? तो अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक ना? बड़े से छोटा कर रहे हैं, तो जब बड़े से छोटा करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि माइनस में आने लगेगा, ठीक ना? तो हमको ये निकालना है, ये फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना? अब आपके पास देखो, अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना है, तो जो भी हमारा होगा ये तो टी एन ही है एक तरीके का। हमको कोई भी प्रोग्रेशन का अगर कोई भी टर्म निकालना होता है तो हमारे पास एक टी एन ही होता है, ठीक? तो ये आपको निकालना है। अब ये निकालना है तो आपके पास टर्म नहीं दिया रहेगा, टर्म नहीं दिया रहेगा कि कौन से टर्म पर निगेटिव है। जब वो अगर बात होता तो सिंपल हम टी एन का फॉर्मूला लगा देते, a + n - 1d। टी एन आपके पास निकालना है, फर्स्ट निगेटिव टर्म कोई होगा ही, ए आपके पास रहेगा, एन भी रहेगा और डी रहेगा, तो कितना आसान है। यहाँ पर आपको एन नहीं रहेगा। जब आपके पास फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछेगा या सेकेंड पूछेगा या थर्ड पूछेगा तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म नहीं रहेगा, समझा ना? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म को निकालना पड़ेगा। तो जब नंबर ऑफ टर्म निकालोगे तो ना ही आपके पास ये रहेगा ना ही ये रहेगा, सिर्फ ए और डी रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है आप लोग के लिए, समझा ना? क्योंकि आप ये कब लगाते हो, ये चार चीज़ है ना इसमें, जैसे टी एन है, ए है, एन है, डी है कि नहीं है? तो अब इसमें से 4 में से 3 रहता है तभी हम लगाते हैं, लेकिन ये लगाना है, लेकिन ये 4 में से 2 ही ये दिया है और पूछा है फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा है, तो कुछ चीज़ें को तो हम ऐसे ही लिख कर भी आंसर दे देंगे कुछ। अब जैसे मान लीजिए हम पूछे कि आपके पास ये प्रोग्रेशन था, ठीक ना, ऐसे दे दिए और पूछ दिए कि फर्स्ट निगेटिव टर्म बताओ, तो हम लिखना चालू कर देंगे इसको एक ऑर्डर पकड़ कर, मतलब कि इसकी डी पता करके हम ऐसे, सॉरी ये ऐसे पता करके हम लिख देंगे ना फर्स्ट निगेटिव। बट लिखने से ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक ना? तो ऐसे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालो तो वहाँ पर एन नहीं रहेगा, समझे ना? तो एन नहीं रहेगा, एन निकालने के बाद आप करोगे, ठीक ना? अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि निगेटिव टर्म की पॉसिबिलिटी बहुत सारा बन रहा है, एक ही तो होगा नहीं। जब वो लिखना चालू करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, तो जब लिखना चालू करोगे तो निगेटिव टर्म आने लगेगा, समझा ना? तो हमको वो वाला पता करना है, फर्स्ट निगेटिव पूछेगा या सेकंड पूछेगा, जो भी पूछेगा निकाल सकते हैं। तो हम ये फार्मूला को लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम टी एन को लेते हैं 0 लेकर चलेंगे, समझा ना? टी एन को लेते हैं 0 लेकर क्यों चलेंगे? क्योंकि आपको कोई भी निगेटिव टर्म होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा 0 से छोटा होता है, समझा ना? तो ये लेकर हम चले इसलिए ना, ताकि हम एन निकाल सकें, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम ये अप्रोच नहीं करेंगे। जब एन निकाल लेंगे तब ये अप्रोच करेंगे कि आखिर वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो कौन सा है। तो हमारे पास एन नहीं है, तो एन निकालने के लिए हम यही तरीका लगाएंगे, टी एन लेते हैं 0 लेंगे, समझे ना? अब जब हम ये, अब इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, इसको इन इक्वालिटी पढ़ते हैं, क्योंकि लेते 0 है, इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है। हम तो इक्वेशन से फैमिलियर हैं, तो ये आप लोग के लिए थोड़ा अलग है, समझे ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी निगेटिव टर्म बोलेगा वो हमेशा टी एन लेते हैं 0 लेकर चलेंगे, ठीक ना? अब टी एन लेते हैं 0 लेकर चल रहे हैं तो ये रीज़न आपको समझ में आना चाहिए कि टी एन लेते हैं 0 लेकर क्यों चल रहे हैं।
इसलिए लेकर चलें ताकि हमको पता है कि कोई भी निगेटिव टर्म होगा वो हमेशा 0 से छोटा ही होगा, समझा ना। तो ये बात रख कर चलें, और यहाँ n की पॉसिबिलिटी जो बनेगा वो इन्फिनाइट बनेगा, एक नहीं बनेगा, इन्फिनाइट बनेगा। लेकिन उस इन्फिनाइट को हम लिमिट करेंगे, मतलब हमको जो निकालना है उसको हम एक फिनिट में रख कर बात करेंगे, क्योंकि n की पॉसिबिलिटी यहाँ से तो बहुत सारा हो जाएगा निगेटिव टर्म के लिए। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर एक यूनिक नहीं होगा ना। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन ये लगाते हैं तो a रहता है, d रहता है, tn रहता है, तो n यूनिक आता है, 2 4 5 ठो नहीं आता है। अगर 2 ठो भी आता है तो हम उसमें से वो चीज़ लेते हैं जो हमारा मतलब इनएडमिसिबल नहीं होता है, वही लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम tn लेकर 0 लेकर चलेंगे, ठीक ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये हो सकता है कि तुम लोग के लिए ये अलग है, तो कोई बात नहीं, ट्राई करो। और एक बार हम पहले भी बताए हैं, और बड़ी चीज़ नहीं है, बस हम एक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, कंसेप्टे समझो, ठीक ना, कि tn हमेशा <0 होगा जब निगेटिव टर्म का बात होगा। और यहाँ पर n दिया नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास एक प्रोग्रेशन रहेगा, समझे ना। तो आपके पास प्रोग्रेशन कैसा है, जैसे देखो आपके पास प्रोग्रेशन है 121, 117, 113 ऐसे गोइंग ऑन है, बस यही आपके पास है और कुछ नहीं है। और पूछा है फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा है, तो हम ऐसे अगर लिखना चालू करेंगे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, मतलब बहुत टाइम लगेगा, समझे ना। 113, अब डिफरेंस देख लेंगे, -4 में डिफरेंस आएगा ना। जब भी निगेटिव टर्म होगा वो d हमेशा <0 होगा, d भी <0 होगा, निगेटिव में ही आएगा, तभी तो जाकर वो माइनस में जाएगा। तो अब ऐसे अगर लिखना चालू करेंगे तो हम लिख कर ऐसे ही लिख कर दे देंगे आंसर। बट मान लो मेरे पास एक ऐसा समय आएगा कि बहुत लास्ट में जाकर फाइनल होगा, या अब मतलब लिखना चालू करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम ऐसे तो ओरली आंसर देंगे नहीं। आप इसको चाहोगे तो आप लिखना चालू करोगे तो ऐसे भी लिखकर थोड़ा बहुत सोच कर लॉजिकल टाइप का आप आंसर दे सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर हम tn <0 लेकर चल रहे हैं, ठीक। अब वो लेकर क्यों चल रहे हैं, रीजन समझ गए, क्योंकि निगेटिव का बात है तो हमेशा निगेटिव टर्म 0 से छोटा होता है। अब सॉल्व करें तो ध्यान देना, tn <0 है तो tn का फॉर्मूला वही लगाएंगे, a + n - 1 d, और यहाँ पर <0, ठीक ना। अब यहाँ पर ये इसको सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए सॉल्व करना है। इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है। जैसे हम मान लीजिए x + 2 है = 3 है, तो आप इसका सोल्यूशन निकाल लोगे कि नहीं। x + 2 = 3 है तो x का वैल्यू यहाँ पर फिनिट होगा, यूनिक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज नॉट मतलब 1 मोर देन वैल्यू, इट हैज़ दिस इक्वेशन ऑफ x + 2 = 3, दैट इज द यूनिक सोल्यूशन ऑलवेज इन वेरिएबल 1, अंडरस्टैंड दैट। But suppose we need to change that, this according to me, according to you, but this, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू x से ज़्यादा हो जाएगा, 1 मोर देन पॉसिबल वैल्यू, समझ गए। क्योंकि सोचो कि x का वैल्यू ऐसा हम रखें ताकि इसको जोड़ने पर हमेशा 3 से छोटा हो, तो x का वैल्यू बहुत सारा हो जाएगा। सोचो, आप ऐसे सोचो, यू थिंक अबाउट, सपोज यू हैव दिस एक्सप्रेशन x + 2 < 3, तो देन यू थिंक अबाउट, okay, then you have more point, you have more value of x, okay, then putting this value, then always think about and then got it always <3, मतलब it has infinite solution of this inequation, okay, this is not equation, understand that। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, 1 मोर देन होगा, मतलब इन्फिनाइट होगा, समझे ना। फिर भी हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहें तो हम ऐसे इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब 2 को हम इधर भेजते नहीं हैं, हम तो इक्वेशन भी इसको भेज देंगे, ट्रांसपोजिशन करते हैं, पता है आप लोगों को। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को तो हमारा टारगेट है कि उधर भेजना है, बट ऐसे हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते। 2 प्लस में तो -2 कर दिए, दोनों तरफ हम एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई, डिवाइड हम कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी वो वही स्टेटमेंट को ट्रू करेगा, समझे ना। तो हम 2 both are minus each other because I need to want that this eliminate value of this, okay, so here is -2 both side, calculating this, understand that। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1। अब यहाँ से x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा मतलब 1 नहीं है, there is no 1, there is only in a statement you see less than 1, it has value of infinite value, here is 0, -1, -2, -3,
-4, here is -infinity. So this value of this statement true. Understand that? So not only one solution or not taking one. This is not equal one. This is the less than one. It has value of this. Okay? तो यहाँ पर इसका ये सोल्यूशन हुआ है. तो हम ऐसे करते हैं. तो एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए. और दूसरी बात, अब देखो आपके पास ये है मान लीजिए कोई, और ये है, और यहाँ पर ये चीज़ है, या मान लीजिए ये लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक ना. तो आप जितना इधर प्लस करोगे उतना इधर प्लस कर सकते हो, फिर भी ये स्टेटमेंट सही ही रहेगा. अगर आप इसमें मल्टीप्लाई इधर करना चाहते हो तो इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर डिवाइड करना चाहते हो तो इधर भी उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, और यहाँ पर माइनस करना चाहते हो तो इधर भी माइनस कर सकते हो, ठीक ना. हाँ, एक चीज़ और थी, मतलब वन मोर थिंग यू रिमेंबर, एक ये होता है कि जब भी इन इक्वेशन रहेगा, जैसे मान लीजिए -2 है तो ये -3 से क्या है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. हाँ ये अब ठीक है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. अब इसमें -1 का इंटू करना चाहते हैं, तो जब भी माइनस का इंटू करोगे, तो ये साइन चेंज हो जाता है, बस. बाकी सब में चेंज नहीं होगा. प्लस करोगे, माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव का करोगे मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज नहीं होगा. अब ये साइन कैसे चेंज होगा, ये +2 होगा और ये +3 होगा ना. तो अब देखो अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. तो बस ये याद रखना, वन मोर थिंग रिमेंबर, कीपिंग दैट माइंड, इफ यू मल्टीप्लाई -1, ओके, देन इनइक्वालिटी साइन चेंज. ओके, ओनली वन कंडीशन. ओके, तो ये बस याद रखना. अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार आप समझना, अगर नहीं आएगा तो फिर बताना. चलो ठीक है, इसको देखो, हुआ, समझ गया ना. तो ये चीज़ देखो, a का वैल्यू कितना है 121. यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखो समझ में आ जाएगा. n-1, d कितना है d -4, और ये लेस देन 0. 121 -4n +4n +4, और ये 0 हो गया. 121 125 -4n इक्वल टू लेस देन 0 हो गया. अब 125 को उधर हटाना है, तो ये क्या स्टेटमेंट है, 125 है, -4n है और 0 है. तो अब 125 को हटाना है उधर, तो क्या करेंगे, 125 -125 कर दिए, 125 -4n और 0 -125. आया बात समझ में. ये ख़त्म, ये -4n और ये -125. अब देखो माइनस का लोचा आ गया. आप सोच रहे हो ना कि -4n है और इक्वल टू -125 है, तो ये माइनस उड़ा देते हो कि नहीं. अगर इक्वल आता है तो इसमें नहीं उड़ा सकते हो, इसमें नहीं उड़ाओगे. आप जब भी -1 का इंटू डिवाइड करोगे तो ये साइन चेंज होगा, बस ध्यान रखना. -1 के इंटू या डिवाइड बात एक ही है, समझे ना. तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट वो बदल जाएगा, समझ गया ना. तो ये ख़त्म हो जाएगा. ऐसे काटेंगे. अब ये 4n, अब ये ग्रेटर देन 125. अब 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 4 को डिवाइड करें पॉजिटिव से तो साइन तो चेंज होगा नहीं. जब भी निगेटिव से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तब साइन चेंज होगा, समझ में आया. और जोड़ोगे घटाओगे तब वो नहीं होगा चेंज, समझे ना. प्लस का जोड़ो माइनस का जोड़ो से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक. तो ये ख़त्म. ये कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 125/4 आ जाएगा. अब हमारे पास n कैसा लेना है, काउंटिंग नंबर लेना है, क्योंकि काउंटिंग है ना होगा. नंबर ऑफ टर्म होता है काउंटिंग, होता है कि नहीं होता है. नंबर ऑफ काउंट क्या होता है, अरे नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है. तो ये कितना आ जाएगा, 125 का 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 12, ये 31 पॉइंट कुछ समथिंग, 31 पॉइंट कुछ समथिंग, मतलब कुछ. अब डिवाइड करके देख ही लो कितना आ जाएगा. 4 12 ख़त्म, 5 4 एकम 4, 1 2 4 दूनी के 8, 4 5 20, 31.25 होगा ना. अब 31.25 है, मतलब 31.25 है ना. अब हमको 31 से ज़्यादा रखना है, 31 तो रखना नहीं है, इक्वल तो है नहीं. तो हम क्या रखेंगे, 32 रख सकते हैं. क्या रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं, ठीक ना. तो पहला अगर n का वैल्यू 32 रखेंगे, 33 रखेंगे, 34 भी रख सकते हैं, 35 भी रख सकते हैं, इन्फिनाइट की ओर अप्रोच करेंगे. तो हमको तो पहला निकालना है, तो यानी पहला n की जगह पर 32 रखेंगे तो पहला आएगा, समझे ना. अगर हम n की जगह पर 33 रख लेंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा निगेटिव, समझ में आया. तो पहले पर निगेटिव आएगा 32 वाले पर, और दूसरे वाले पर भी निगेटिव आएगा, लेकिन वो दूसरा निगेटिव टर्म आएगा. आया बात समझ में. तो यहाँ के n का वैल्यू क्या ले लेंगे, 32.
जब हमारे पास a है 121 और d है -4 और n है आपके पास 32, तो अब tn तो निकाल ही सकते हैं कि आखिर वो पहला निगेटिव टर्म है कौन सा, समझे ना, पहला निगेटिव टर्म है कौन सा। तो हम क्या कर लेंगे, tn निकाल लेंगे a + n - 1 d से। अब यहाँ पर लगा देना a और n और d, अब इक्वल लेकर चलेंगे ना, क्योंकि अब हमको n तो पता चली गया और a है ये, d है ये, तो उसके बाद कर लेना, वहाँ से tn आ जाएगा, तो tn आपका पहला निगेटिव टर्म आ जाएगा। समझ में आया? चलो समझ गए कि नहीं, टाइम ले लिए, इसको 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो 25 छोड़ देते हैं, 25 भी वैसे ही है, ठीक, तो ये बात समझ में आना चाहिए। समझ गए ना, आया समझ में? चलो ठीक है, देखो देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? पढ़ लो अपने से, पहले एक बार अपने से पढ़ो। पढ़ लिए पंडित जी, पढ़ लिए, बोलिए। चलो देखो, हाँ, तो इसमें बोला है कि द 7 टर्म NAP इज -4, मतलब 7 टर्म कितना दिया है, -4 दिया है, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, 13 टर्म इज -16 है, 13 टर्म -16 है, और पूछा है AP, तो सिंपल है, AP पूछा है तो आपके पास मिसिंग क्या है, यानी आपको AP ये होता है, ये नहीं होता है, ऐसे ना हम AP बनाते हैं, ऐसे कुछ होता है, ये P हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, ये 7वां दे दिया है, बीच का कहीं कौन उठाकर दे दिया है, और उसी में से कहीं बीच का 13 उठाकर दे दिया, तो हमारे पास A और D है नहीं। जब हमारे पास देखो, जब भी हम AP बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, तो हमारे पास A और D होने चाहिए, तो A और D तो है नहीं, A और D है कहाँ। जब AP हमको बनाना होगा तो आपके पास A और D ही रहेगा, तो हो जाएगा। तो ये कौन सा है, 7वां टर्म दिया है, तो 7वां टर्म को हम लिखते क्या है, a + 6d = -4, ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। और 13 को क्या लिख सकते हैं, a + 12d - 16। अब हमको a और d निकालना है, a और d निकालेंगे तो हम इसमें रख देंगे, तो हमारा एक सीक्वेंस मिल जाएगा, समझे ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। आखिर माइनस क्यों कर रहे हैं, ये तो आना चाहिए ना, माइनस क्यों कर रहे हैं, तो ये लौट गया, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। अब 10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे, अब 9 में भी है, अब पढ़े भी होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहले 10 में पढ़ना होता था। फिर इक्वेशन का तो आपको आइडिया हम दिए ही थे, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 12d माइनस कर दे, -6d, और ये कितना आ जाएगा, -4 + 16, माइनस किया है ना दोनों तरफ, बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर। Do you have reason that why I am taking minus? Yes, I have reason more, because I want to eliminate this value. This is only my purpose. Understand that? So here is minus this. So got it, this -6d. Or here is -4 plus sign is change. Here is +16 -4 + 16 is equal to this value is 12. ये 6d, ये 12, ये कितना आ जाएगा, d का वैल्यू, d का वैल्यू आ गया -2। अंडरस्टैंड? अब आपके पास a चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई कुछ चाहिए ना आपको, तो d कितना आया, -2 आया है। अब a + 6d = कितना है, -4। अब पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रखो। अब दोनों में रख कर निकालना चाहते तो निकाल लो, बतिया तो एक ही आएगा। तो d का वैल्यू -2 पुट कर दो, ये तो -4, ये कितना आ जाएगा, -12 = -4, तो a = 8। अंडरस्टैंड? अरे -12 को उधर ट्रांसपोजिशन +12 हो गया, -4 + 12, दैट इज वैल्यू 8। अंडरस्टैंड? d ऑलरेडी गॉट इट, a ऑलरेडी गॉट इट, तो व्हाट यू हैव सीक्वेंस, आई नो, I got it this value, both I want only my purpose. Understand that? So I got it this value, that here is in sequence this. Understand that? तो a का वैल्यू कितना है, 8, और a + d कितना, this much,
हाउ मच वैल्यू 6 लाइक दिस, ऐसे एपी बन गया। अंडरस्टैंड, पहला दूसरा तीसरा ये सब टर्म निकाल लोगे, बस यही करना है। समझ में आया? चलो ठीक है, ये बात समझ गए ना? ठीक है, मिस्टर जायद अंडरस्टैंड दैट? इसलिए कि आप लोग बहुत पढ़ रहे हो, इसलिए, समझा ना? देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, समझा ना? क्योंकि आप 8 घंटा 10 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो सही नहीं है। कहीं गजब बतिया रहे हैं, सही क्यों नहीं है? देखिए बड़ा चीज़ को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। आप मान लीजिए आज 8 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पढ़ेंगे, ठीक ना? अगर आप 8 या 10 घंटा आप रिपीट करते हो, डेली पढ़ते हो, तब तो समझिए बहादुर हो, समझे ना? क्योंकि हम बड़े चीज़ को रिपीट जल्दी नहीं करते हैं, ठीक ना? तो आप कोशिश करो कि छोटे चीज़ को उठाएं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा जितना आपके पास समय हो वो पढ़ो, ताकि रिपीट करो। अगर आप रिपीट करते रहोगे कुछ समय तक, तब उसका कुछ बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि बड़ा चीज़ रिपीट नहीं होता है, छोटे चीज़ रिपीट होता है, वो आपकी एक्शन हो चाहे थॉट हो। समझ में आया? चलिए, तो ये बात बस दिमाग में रखो। आगे देखिए क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बोला है कि द 4 टर्म एन एपी 0, समझे ना? 4 टर्म 0, ये गिवन है 0, ठीक? और प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ये आपके पास दिया है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपके पास गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि 25 टर्म इज ट्रिपल इट्स 11 टर्म, मतलब 25 टर्म। प्रूफ में ये करना है, देखो कुछ नहीं करना है। 25 टर्म जो है ना वो ट्रिपल है, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स है, किससे? 11 टर्म से। मतलब अब ये कंपेयर कर रहा है, एक आपके पास 25वां टर्म है, एक आपके पास 11 टर्म है, और वो पहले से 4 टर्म दिया हुआ है कि 0 है। अब यहाँ पर ये और डी से हमको कोई लेना देना नहीं है, समझे ना? और ना हमको निकालना है, ठीक ना? और ना निकाल पाओगे। अगर आप निकाल लोगे तो बताओ हमको कैसे निकाल लोगे? आपके पास एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल ए और डी, तो कैसे निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिखोगे a + 3d = 0, ये लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? a + 3d = 0 लिख सकते हो। तो आप यहाँ से कैसे निकालोगे? या तो a का वैल्यू d में लिखोगे, या तो d का वैल्यू a में लिखोगे, समझा ना? तो हम a और d तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो a का वैल्यू निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ d निकालोगे, या तो d का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a ही निकालोगे। मतलब अलग अलग सेपरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, समझा ना? बस हमारे पास ये दिया है। तो इधर क्या कंपेयर कर रहे हैं? इधर आपके पास 25वां है और 11वां है, मतलब 25 टर्म है, 11 टर्म। तो आप ये तो जानते हैं कि कोई भी टर्म किसी के बराबर नहीं होगा, समझा ना? तो ये बराबर होने के लिए कंपेयर कर रहा है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, तो 25वां 11वां का ट्रिपल है, तो इसका ये मतलब है। अब इन दोनों को चेक करना कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कब सही होगा? जब कुछ दिया है उसके हिसाब से ये बराबर है कि नहीं, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमको बात करना है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है, ये प्रूफ करना है, समझा ना? इफ यू हैव गिवन दैट दिस, तो दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट, चेक वेदर। तो हाउ कैन चेक दिस? आस्किंग क्वेश्चन, समझा ना? अकॉर्डिंग टू दिस टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 25 टर्म्स इक्वल टू 3 टाइम्स 11 टर्म, बट हियर इज गिवन दैट दिस, अंडरस्टैंड? तो अब क्या करेंगे? अब ये दोनों को चेक करना है, दिस इज इक्वल और नॉट, ओके? वी नीड टू वांट दिस दैट, अंडरस्टैंड? ओके। तो आप 25वां को क्या लिखोगे? पहले LHS देखो, LHS मतलब ये LHS है, ये RHS है, ठीक? अब LHS क्या मतलब हो गया? a + 24d, यस? अब हमको ऐसा हम करते हैं कि आप कंपेयर कब करोगे? जब आपके पास x होगा, 3x होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो। अगर हम ये बोलें कि x है और 3y है, तो ये इसका कंपेयर करना मुश्किल है, बिकॉज वेरिएबल डिफरेंट। इफ आई आस्किंग विच वैल्यू ग्रेटर देन दिस वैल्यू, यू नो, यू डोंट हैव आंसर, बिकॉज वेरिएबल इज डिफरेंट।
बट इसमें अगर कंपेयर करें तो हम कंपेयर कब करते हैं, एक जैसा रहता है तब करते हैं, समझा ना। तो अगर हम इसको लिख दिए 25वां को इतना ही में और इसको भी लिख देते हैं RHS को 3 × A + 10D, तो अब ये हो जाएगा 3A + 30D। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है तो थोड़ा मुश्किल है। अब ऐसे तो हम बताएंगे नहीं कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है, कैसे बताएंगे, क्योंकि ये दोनों को तो इक्वल करना है। तो हम पूछेंगे क्या बताइए ये और ये इक्वल है कि नहीं है, बिना ये दिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये आपके पास गिवन है तो इन दोनों को हम देख सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। समझ में आया कैसे? क्योंकि अगर इसको हम D में ला देते हैं, वैल्यू D में, और इसको भी वैल्यू A में ला देते हैं, अरे D में ला देते हैं, तो D में ये भी रहेगा और D में कंप्लीट ये भी रहेगा, तो समझ लेंगे कौन इक्वल है कि नहीं है, ठीक ना। तो हम यहाँ से कुछ निकाल लेते हैं और इसमें भी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे और फिर दोनों को देख लेंगे बराबर है कि नहीं। समझ में आया? अभी तो हमको नहीं दिख रहा है बराबर है कि नहीं, मेरे पास समझ गए। तो बिना इसके दिए हुए इन दोनों को इक्वल नहीं देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? इसीलिए ये दिया है, मेरे पास समझ गए हैं। तो यानी यहाँ से आपकी वैल्यू निकालना है। देखो हम इतना समझा रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू आपको निकालना है, तो आप पूछेंगे क्या निकालना है सर, आपको निकालना है A का वैल्यू D में निकालो या D का वैल्यू A में निकालो, ठीक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑन यू नॉट मी। बट जब हम निकालेंगे तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से A का वैल्यू हम निकाल लें -3D, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम LHS में रखेंगे तो A का वैल्यू -3D आप प्लस 24D, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 21D आया। अरे A का वैल्यू रखे हैं जी -3D हो गया, तो ये वैल्यू कितना आया 21D। यहाँ भी रख दो 3 × A का वैल्यू -3D और प्लस 30D, तो ये आ जाएगा -9D और प्लस 30D। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा 21D, दोनों इक्वल है, बस हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो कुछ नहीं करना था, समझा ना। अब नहीं आया तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, तुम लोग काबिल नहीं हो तो छोड़ दो, क्योंकि वैसे बताने का मतलब नहीं आया तो बेकार है, ठीक ना। अब आपको लग रहा है कि क्या कर दिए, अरे गंदे लड़के लड़की, ये 24 चौथा दिया है तो चौथा का हम ये लिख दिए A + 3D = 0, बाद में हम ये निकाल कर दिखाए हैं। ये जरूरी नहीं था ये A = -3D निकालना। आप D के वैल्यू निकालो A में, D का वैल्यू निकालो A में, A का वैल्यू निकालो D में, डिपेंडेंस ऑन यू डिपेंडेंस ऑन मी, समझे। और ये दोनों बराबर देखना था, ये प्रूव करना था कि इक्वल है कि नहीं है। तो हम 25वां को क्या लिख सकते हैं A + 24D, और 11वां को क्या लिख सकते हैं + 10D। तो ये कंप्यूट किए तो मेरे पास ये मिला और ये LHS है RHS है। अब इन दोनों को हम जानना चाहते हैं कि बराबर है कि नहीं, समझा ना। तो अब ये दोनों को बराबर कैसे जानोगे जी, A और D में, ये भी A और D में है, तो हम क्या किए कि वहाँ के A का वैल्यू निकालिए DA में, तो ये भी D में ला दिए और ये भी D में ला दिए, फिर दिख गया बराबर है, बस बात खत्म। समझ में आया? तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम वहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे, आया समझ गए ना। चलो ठीक है, देखो ये देखिए 28 वही दिया है करना, ठीक। चलिए 29 कर देते हैं, 28 खुद से करना, 29 करते हैं। देखो क्या दिया है 29, इसमें बोला है कि द 4th टर्म NAP इज द 11, यानी 4th टर्म को क्या दिया है 11 दिया है, ठीक। और बोला है कि द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म NAP इज द 34, और कॉमन डिफरेंस पूछा है, D पूछा है, ठीक ना। A भी निकाल सकते हैं, D भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन दोनों का सम है। एक तो और आपके पास ये भी तो है, क्या है 5th और 7th, 5th प्लस क्या है 7th टर्म = 34। आपके पास ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट, दो इक्वेशन हो गया, तो A और D तो निकाल ही सकते हैं। अब D निकालना है, A नहीं निकालना है, तो आप D निकालो, अच्छा A निकालो, जो निकालना है निकाल सकते हो आप, ठीक ना। AP भी बना सकते हो, आपके पास दो इक्वेशन हो ही गया तो AP बना ही सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें A और D निकालना है। तो इस वाले को क्या लिख सकते हो, 4th टर्म दिया कितना है 11, तो हम इसको लिख सकते हैं A + 3D = 11, एक इक्वेशन ये, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं A + 4D और A + 6D = 34। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2A हो गया,
और ये 10d हो गया, इक्वल टू 34। 2 से निकाल लो, बोथ साइड कॉमन निकाल लो, ये ठीक। तो यहाँ a प्लस 3d इक्वल टू 11 है और एक यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल टू 7 है। तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d निकाल ही सकते हैं। तो आपके पास क्या इक्वेशन है? आपके पास इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल टू 11 और एक है a प्लस 5d इक्वल टू 17। अब माइनस कर दो, ये खत्म। अब यहाँ माइनस खत्म हो गया तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 2d और ये 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस फ्लोटिंग इच अदर, d का वैल्यू 3 आ गया, बस डी ए निकालना थे भी निकाल सकते हैं। अब ये निकालना होगा तो पहले में रखो, दूसरे में रखो, बात खत्म। समझ में आया? तो आसान था, समझ में आया कि नहीं है? 4 टर्म दिया था, 4 टर्म को ये लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 11। उसमें 5th और 7th टर्म का सम दिया है, 5th टर्म और 7th टर्म का सम, 5th टर्म ये और 7th टर्म ये, इन दोनों को जोड़ दिए a के साथ dd के साथ, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन पहले से ये 4th टर्म था, दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे, लेकिन हमको da की ज़रूरत था, d निकाल लिए। अब a भी निकाल सकते हैं, सीक्वेंस भी बना सकते हैं। जब हमारे पास a और d रहेगा तो हम सीक्वेंस तो निकाल ही सकते हैं, ठीक ना? तो देखो ये रिपीट करो, इतना चैप्टर को रिपीट कर लो कि कोई भी देखो हम क्या बोलते हैं कि नहीं आता है कोनो चैप्टर समझ में तो 2 या 4-5 बार रिपीट कर लो, बस अपने आप आसान लगने लगेगा। तो हम छोड़ देते हैं, नहीं आता तो रिपीट करो बस। आगे देखो क्या दिया, हेलो 30 छोड़ देते हैं, 30 भी वैसे ही दिया, आप कर सकते हो। चलिए 31 कर देते हैं, 31 भी खैर वैसे ही है, बट चलो हाँ पढ़ो, रीड करो। देखो इसमें बोला है कि डिटरमाइन द nth टर्म NAP, nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म मतलब n में ही आंसर देना है। तो कोई भी अगर आपको टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकाले तो a और d के बिना हम टर्म नहीं निकाल सकते हैं। कैसे टर्म निकालोगे a और d के बिना? जैसे मान लीजिए हम सीक्वेंस ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, तो अगर मान लीजिए इसी में से कोई टर्म पूछेगा, कोई भी, तो कोई भी होगा तो a और d में ना रहेगा। कोई भी टर्म को तो हम a और d में लिखेंगे, तो बिना a और d में तो निकाल नहीं सकते हैं, बिना a और d के तो हम कोई टर्म निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारे पास nth टर्म पूछा है, मतलब tn ही पूछा है, तो tn पूछा है तो हम ये लिख सकते हैं, tn को ऐसे लिख सकते हैं, tn को a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं। अब a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं तो आपके पास क्या है? आपके पास a और d है? नहीं है, nth टर्म पूछा है तो n में ही आंसर देना है। तो a और d हमको मिसिंग है, देयर इज मिसिंग a और d बोथ, समझ गए? तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड दैट a एंड d। तो अब a और d कैसे निकालना, अब रीड करो आगे। बोला है 7 टर्म दिया -1, 60 टर्म दिया 17, दैट इज सिमिलर क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन किए हैं ना, 2 इक्वेशन आपके पास दिया ही है। 2 इक्वेशन कौन दिया है? इस पे इसके में दिया है 7 टर्म -1 है, तो यानी 7 टर्म कितना है? -1 है। तो हम 7 टर्म को लिख क्या सकते हैं? लिख सकते हैं a प्लस 6d, लिख सकते हैं कि नहीं? a प्लस 6d इक्वल टू -1। और इसमें क्या दिया है? आगे वाले में 16 टर्म दिया है, तो 16 टर्म को क्या लिख सकते हो? a प्लस 15d इक्वल टू कितना लिख सकते हो? 17। आपके पास ये इक्वेशन, ये, अब दोनों को माइनस कर दो, ठीक। अब दोनों को जब माइनस करोगे तो ये लौट गया, ये -9d हो गया और ये -18 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो अब ये लौट जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो d का वैल्यू तो 2 आ गया, बट हमको a की भी ज़रूरत है और n की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि n में ही आंसर देना है ना। अब उसमें पूछ देते कि 5वां टर्म निकालो, 6वां निकालो या 10वां निकालो, तो हम वहाँ पर n की जगह 5 ले लेते हैं तो 10 ले लेते, लेकिन nth टर्म ही बोला है तो n में ही आंसर देना है, बस हमको a और d चाहिए, समझे ना? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप पहले में रख लो चाहे दूसरे में रख लो, a प्लस 6d इक्वल टू -1 है। अब आपके पास d दिया है, d कितना है? 6 × 2। अब देखो नहीं समझ में आएगा तो ये तो आपकी गलती है, अब ऐसा चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा? तो a और d पता चल गया। जब हमारे पास a और d पता चल गया तब तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत है nth टर्म की। तो nth टर्म मतलब n में ही, इन टर्म्स ऑफ n में ही आंसर देना है, n अब नहीं रखना है, क्योंकि वो nth टर्म बोला है तो टर्म जो रखा है वो n ही रखा है, 5-10 नहीं रखा है, n रखा है, समझ में आया? तो यहाँ a का वैल्यू कितना है? -13 और n -1 और d कितना है? d आपके पास 2 है। अब इसको कंप्यूट कर दो, -13 2n -2,
तो ये हो जाएगा -15 + 2n, ये हमारे पास nth टर्म आ जाएगा। समझ में आया? हो गया, दैट इज आंसर, दैट इज ओनली आस्किंग। समझ में आया? यू हैव गॉट दिस वैल्यू, यानी -15 + 2n, तो ये हमारा nth टर्म होगा। अब इसी में पूछ देते कि चलो सीक्वेंस बनाओ, तो हम n के जगह पर 1 रख लेते तो पहला टर्म आ जाता, 2 रख लेते दूसरा आ जाता, 3 रख देते तीसरा आ जाता। आपको ये बताए थे कि जब भी लास्ट टर्म रहेगा, nth टर्म रहेगा, तो आपको सीक्वेंस डिटरमाइन करना है, तो 1 रख लो तो पहला आ जाएगा, 2 रख लो दूसरा, 3 रख लो तीसरा। अगर आपको nth टर्म के हेल्प से निकालना है तो, नहीं तो आपके पास a और d है, तो हम a + d, a + 2d, 3d ऐसे होता है, तो हम उसमें a और d रखकर हम टर्म निकाल सकते हैं। आया बात समझ में? देखो लापरवाही रोज नहीं ना चलेगा, इसलिए कभी इतना पढ़ लो कि थोड़ा किसी दिन इंटरटेनमेंट कर लो तो भरपाई हो जाए। समझ में आया? ये नहीं है अब एक हफ्ता क्या पढ़ते हो, अब संडे को इतना पढ़ लो कि थोड़ा बहुत। अब देखो हम क्या बोलें, ये इसका मतलब ही नहीं बोलें कि संडे को पढ़ लो बाकी सब दिन छोड़ दो, हम बोले रिपीट करो। समझा ना? रिपीट करने की कोशिश करो, कोई चीज़ करो तो उसकी बेनिफिट होगा आपको। हाँ 32 देखो, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो जो निकालना वो लिखते हैं। इसमें पूछा है 28th टर्म पूछा है, 22 टर्म पूछा है, 28th नहीं 22 टर्म, तो कोई भी टर्म पूछा है तो ए और डी पता रहना चाहिए। 22 पूछा है, क्या पूछा है? 22, तो a + 21 d, ये आपको निकालना है। तो आपके पास नहीं ए नहीं डी है, तो ए और डी निकालेंगे कैसे खोज कर, ठीक ना? अभी तो n टर्म पूछा है तो उसमें ए और डी निकाले, तो इसी इसमें भी निकालना है, ठीक। तो बस यहाँ पर n के जगह 22 दे दिया है, वहाँ n में ही देना था, बस अंतर इतना ही है, ठीक ना? तो ये चीज़ पता रहना चाहिए। तो अब इसमें देखो बोला है 4 टाइम्स 4th टर्म और 18 टाइम्स 18 टर्म्स, मतलब आपके पास एक चौथा टर्म है और एक आपके पास 18वां टर्म है। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर करना चाह रहा है क्वेश्चन। तो बोला है कि ये बराबर कब करोगे? जब इसमें 4 गुना कर दो और इसमें 18 गुना कर दो तो ये बराबर हो जाएगा। बस यही है आपके पास, समझ में आया? यानी 2 टर्म है, एक चौथा है एक 8वां है, चौथा और 18वां है, मतलब 44 है और 18 है। 4 और 18 बराबर नहीं है, तो बोला है कि 4 टर्म में 4 गुना कर दो, 4 टाइम्स कर दो, और 18 टर्म में 18 टाइम्स कर दो, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास 4 टर्म है, 4 टाइम्स कर दिए, 18 टर्म है 18 टाइम्स कर दिए, ठीक ना? तो ये बात हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? अब ये डी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और डी निकाल भी नहीं सकते, ये डायरेक्ट हमारा 22th टर्म आ जाएगा। यहाँ से जब कंप्यूट करोगे ना, सॉल्व करोगे ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा 22 टर्म। क्योंकि सोचो आपके पास एक स्टेटमेंट रहता है, एक इक्वेशन रहता है, तो आपके पास 2 वेरिएबल है ए और डी, और एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल पॉसिबल है नहीं है सोल्यूशन। तो यहाँ से ए और डी निकालने के चक्रे नहीं करना है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन में पहले किए थे तो ए और डी निकाले थे, यहाँ पर ए और डी नहीं निकाल सकते हो। समझ में आया? तो चलो ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हो, इसको आप सॉल्व करो, आपके पास डायरेक्ट 22 टर्म आ जाएगा, ठीक ना? ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 × a + 3d और ठीक, और 18 × a + 17d। कंप्यूट करो, 4a 12d 18 है, बट देखो अब इसको थोड़ा सा क्या करो ना कि इंटू करने से अच्छा है कि आप इसको काट ही दो, 2 दूना 4 दूना 18, आसान हो जाएगा थोड़ा। तो 2a 6d 9a 17 है, जा कितना टेबल याद है? नहीं याद है, कितना आते? 79 जा 153d, मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं। -7a + 6d -153d = 0। अब देखो -7a, एक मिनट कौन छोड़ दिए? हाँ, ये -9a -153d = 0। -7 है और -9 16a हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -147d हो जाएगा = 0। अब इसको देखो, इसको अगर कंप्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक, पक तरीके तुम लोग क्या पढ़ोगी जी? ये 60d में से 153d को माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
-7 और -9 है, कितना आ जाएगा? ये 2, एक मिनट, यस -7 है प्लस 6d माइनस 153d इजकल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको माइनस लिख दिए थे ना, कोई बात नहीं। -7 है, ये कितना आ जाएगा? 147d इजकल टू 0। अब ठीक है ना? हैं? अब इसमें से कॉमन ले लो, ये 7 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ से जब कॉमन लेंगे -7 तो a प्लस कितना आ जाएगा? 21d इजकल टू 0। तो a प्लस 21d इजकल टू 0 आ गया, हो गया 22वां टर्म 0। यही रहे 22वां, देखो वहाँ पर लिखे हैं, तो डायरेक्ट 0 आ गया। अब हमको a और d निकालना भी नहीं था इसमें, और ना निकलेगा, समझ में आया? तो डायरेक्ट आ गया। अब इस ऐसे अगर स्टेटमेंट दे दिए और पूछ दिए कि कैसे निकालो, तो पॉसिबल है नहीं निकालना है। आप जब भी कोई टर्म पूछेगा तो इसके हिसाब से ही ऐसा चला है, ये स्टेटमेंट ऐसा चला कि वही जाकर आ गया, समझा ना? कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते हैं। हम बोलें कि चलो ये स्टेटमेंट है आपके पास और पूछ दिए कि 20वां निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप 20वां निकालोगे तो आप लिखोगे a प्लस 19d लिखोगे, तो अब a का वैल्यू d में रखोगे या तो d का वैल्यू a में रखोगे, बस आंसर da में दे सकते हो या तो आंसर a में दे सकते हो। और ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ गया, समझ में आया? ये इसके हिसाब से तो ऐसा बनाया है कि ये इसके हिसाब से आ गया। मेरा बात समझ गए हो कि नहीं समझे तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड, ठीक ना? तो ये बात समझ गए, ठीक है। तो खैर आगे वाला पढ़ लो, देख लो डिफरेंट है कि अलग है? अलग है कि सेम है, बताओ, बोलिए। सेम है? यस सर, हैं? एकदम सेम, बस उसमें 22 पूछे, इसमें 25। चलिए ठीक है, तो छोड़ देते हैं। तो अब देखिए 33 भी छोड़ देते हैं, 34 पढ़ते हैं। आप 32, 33, अभी तो 32 तो किए ही थे, 33 छोड़ ही दिए। 34 देखो क्या बोला है, बोला कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 5, ठीक ना? आपके पास क्या पूछा है? पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी पूछा है, तो डी पूछा है तो आपके पास फर्स्ट टर्म दिया है 5, ठीक ना? फर्स्ट टर्म 5 दिया। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये 5 दिया है, ठीक। और क्या है इसमें बोला है ना कि फर्स्ट 4 5 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 5 टर्म। थोड़ा सा वो है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बैलेंस करो। 2 स्टेटमेंट चाहिए, 2 स्टेटमेंट चाहिए ना। जब भी आपको ए डी निकालना होगा या ए पी बनाना होगा तो आपके पास 2 इक्वेशन होता है तभी निकलेगा। तो एक इक्वेशन तो ये है, अरे ए तो निकल गया, डी बनाना है ना, डी निकालना है। तो डी निकालना है तो एक स्टेटमेंट और आएगा तभी ना ए का वैल्यू रखकर डी निकालेंगे। तो एक इक्वेशन आपके पास और दिया है, तो एक इक्वेशन दिया है तो जैसे हम ए पी ये लिखते हैं, ये चीज़ ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखो आप ऐसे लिख रहे हैं थोड़ा ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ये होता है आपके पास ए दिया है, मतलब T1 दिया है, ये दिया है। अच्छा चलो ठीक है, ये 10 11 हो गया ना? तो आपके पास ए दिया है तो डी निकालना है। तो अब इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि सम ऑफ इट्स 4 टर्म, सम ऑफ इट्स 4 टर्म। 4 टर्म मतलब स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम। स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम मतलब ये T1 T2 T3 T4, इसका मतलब S4, मतलब समझिए सम ऑफ 4 टर्म। स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम S4 नहीं समझ रहे तो सम वाला अभी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। यहाँ से सम वाला तो बताए ही थे, डिडक्शन जब बताए थे। तो ये 4 टर्म का सम है। अब ये 4 टर्म का सम जो है ना, ये जो भी आएगा एक सम आएगा ना, ये कुछ वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? बोला है कि सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म के हाफ है, समझा ना? तो हाफ कौन है? ये है। तो किसके हाफ है? अगला 4 टर्म के सम के हाफ है। तो अगला 4 टर्म मतलब क्या? T5 T6 T7 और T8, ये T8, ठीक ना? तो अब इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। ये 4 टर्म स्टार्टिंग का हो गया और ये 4 टर्म उसके बाद का हो गया। अब ये इसमें से बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस मतलब इक्वल करना है, तो इक्वल तो होगा नहीं ऐसे, तो इसमें बोला है हाफ है।
तो अब ये आपको समझना है कि हाफ है तो कौन है और किससे है, बस इतना ही समझना है, ठीक ना। तो कौन हाफ है, ये हाफ है, किससे, इससे, ठीक ना। तो 1/2 हो गया, हाफ हो गया, ये बैलेंस हो गया ना, समझ गए ना कौन हाफ है, ये बात समझ गए कि नहीं, ये बात समझ गए कौन हाफ है, कौन हाफ है। स्टार्टिंग का 4 टर्म हाफ है और नेक्स्ट 4 टर्म 3 हाफ है। ठीक है, तो इसको पढ़ लो एक बार कि बोला है कि सम ऑफ इट्स 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, ठीक ना, सही है। अब क्या इसको लिख सकते हो, इसको अगर लिखना चाहो तो आप S4 भी लिख सकते हो स्टार्टिंग का, और 1/2 इसको आप S4 नहीं लिख सकते हो क्योंकि S4 इसका इंडिकेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से हम ये लिखे हैं तो ये सही है, तो ये चीज़ अलग हो जाएगा, इसको आपको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। तो खैर अभी ये तो अभी सम पर हम डिस्कस अभी करेंगे, अभी तो ये स्टेटमेंट समझ गए तुम लोग। तो अब यहाँ पर A होता है इसका, इसका क्या होगा A + D, ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, A + 2D और A + 3D, और 1/2 इसका A + 4D, A + 5D, A + 6D, A + 7D। अब हमारे पास ये जो एक स्टेटमेंट आया इन टर्म्स ऑफ A और D में आया ना, तो अब इसको 1 2 3 4 A हो गया। अब D 2D 3D और कितना 1 2 अरे 3 2 5 1 6D। लगता है कि तुम लोग सून हो जाते हो। क्लास का मतलब ये नहीं है, क्लास का मतलब जिंदा रखो जी क्लास। ये देखिए 1/2 2 3 4 A हो गया। कम से कम 1 घंटा भी तो अच्छे से पढ़ लो। 4 5 9 9 6 15 7 22 22D। अब देखो 2 से तो इसको काट दोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 2 11 ऐसे 2 कॉमन निकाल लिए तो ये हो जाएगा 4A + 6D। ये कितना होगा 2A + 11D। इसको अब देखो ये 2A हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन कर दिए, और ये -5D = 0 हो जाएगा। एक स्टेटमेंट ये आ गया, एक स्टेटमेंट वहाँ था, तो अब यहाँ A का वैल्यू रख देंगे तो D आ जाएगा, तो रख दो, कितना आ जाएगा 2 × 5 और -5D = 0, तो 10 = 5D। अब ये D का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब A आ गया D आ गया तो आपके पास जो निकालना है आप निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, तो आंसर चेक कर लो, सही है ना। D 2 आ रहा है ना, अरे देखो जी, चलो समझ गए, आगे समझ में ना जी, हेलो ठीक है। अब देखो 35 देखो, थर्टी 35 पढ़ो देखो। बोलो 35 देखो, बताओ क्या है। अलग है, यस सर। चलिए ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि द सम ऑफ सेकेंड एंड 7 टर्म इज AP इज द 30, 50 टर्म 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, फाइंड द AP। अलग क्या है, बस थोड़ा सा समझाया अलग तरीके से, क्वेश्चन वही है सब। चलो पढ़ते हैं। देखो इसमें देखो सेकेंड और थर्ड टर्म का सम दिया है ना आपके पास। 35 क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड और थर्ड टर्म, सेकेंड और किसका टर्म, सेकेंड और 7 टर्म का सम दिया है। कितना 30 एक दिया है। एक आपके पास ये इक्वेशन हो गया, तो ये क्या लिखोगे A + D, इसको लिखोगे A + 6D = 30, ठीक लिखोगे। अब A और A जोड़ोगे तो 2A और ये 7D = 30। एक आपके पास ये इक्वेशन है। अब आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है कि जो 15 टर्म है ना, 15 टर्म है, अब आपके पास एक 15 है और एक आपके पास 8 टर्म है। अब इन दोनों को बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझे ना। तो इसमें बोला है कि जो 15 टर्म है ना वो एक कम है और ट्वाइस से एक कम है। तो आखिर कौन कम है, 15 टर्म कम है किससे, 8 टर्म से। तो एक कम है और दुगुना से एक कम है। आखिर कम कौन है जी, 50 टर्म कम है, तो किससे कम है 8 टर्म से, तो दुगुना से एक कम है। दुगुना से मतलब
ये दुगना करो और फिर एक कम करो, तब ये है। आया समझ में? पहले हम दुगना करेंगे, ट्वाइस करेंगे, फिर एक कम करेंगे, ठीक ना? ये समझ रहे हैं? ये देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसी को बैलेंस करना ही प्रॉब्लम है। बस ज़्यादा परेशान नहीं हो ना, वैसे जगह पर रिपीट करो, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो और शांति से पीसफुली से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। तो डोंट हेजिटेट, इफ यू टेक एनी क्वेश्चन यू हैव एंड रीड अबाउट एंड पीसफुली रीड अबाउट एंड देन I understood and you also understood that. Understand पंडित जी? गुड, वेरी वेल। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो 15 टर्म है 8 टर्म से दुगुना से कम है। एक आपके पास 15 टर्म है और एक आपके पास 8 टर्म है। ये कभी बराबर होगा नहीं। जब एक प्रोग्रेशन में लिखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। ये बराबर कब होगा? जब पहला दूसरा तीसरा कुल बराबर होगा, तभी ये जाकर बराबर होगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में बराबर नहीं होगा। तो इसको बराबर रखना है, तो बराबर रखना है तो कंपेयर कर रहा है। कंपेयर का मतलब बड़ा छोटा है। तो ये बड़ा है कि छोटा है ये हमको नहीं मतलब है। कंपेयर करने का मतलब ये बोला है कि एक कम है, तो एक कम है तो किससे एक कम है? इससे एक कम है। तो क्या पहले एक कम कर लोगे फिर दुगुना करोगे? नो। डी मास बोर्ड मास वाला रूल पता है, दुगुना से कम है तो पहले दुगुना करके करना है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे भी तो समझ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं समझोगे। क्योंकि जो 15 टर्म है वो 8 टर्म से दुगुना से कम है। ऐसा नहीं है 15 टर्म कि 8 टर्म से एक कम से दुगुना है, ये मतलब अलग हो जाएगा, समझ? हाँ, दुगुना होगा फिर एक कम होगा, ठीक? क्योंकि वो डी मास के हिसाब से चल रहा है, समझा ना? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई कर ले फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन ये भी आ गया ना? तो अब इसको लिखो। अगर सही से नहीं पढ़े तो अगले बार से तुम लोग को नहीं बुलाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखना। कोई इतना एफर्ट से पढ़ा रहा है और तुम लोग आराम कर रहे हो। ये कितना है? तो a प्लस 14d 2a 14d और -1 हाई लोड है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है। तो ये -a इसका -1 खत्म, a का वैल्यू 1 आ गया। अब a आपके पास आ गया तो इसमें आंख बंद करके रख दो। अरे इसमें रख दो, वहाँ से क्या दिक्कत क्या है जी? वहाँ लिखे हैं टर्म माइनस के सब्ट्रैक्ट किए हैं, इक्वेशन सॉल्व किए हैं, तो वहाँ कौन लग रहा है कि इसमें सोचना है? बस आपको इफर्ट कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है। आप इफर्ट कहाँ लगाते हो? जहाँ नहीं लगाना है, और सोचते रिजल्ट आ जाए। हमको इफर्ट वहाँ लगाना है जहाँ लगाना चाहिए, और ये हम नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ हमको इफर्ट लगाना है, और लगाते कहीं और है, और एक्सपेक्टेशन मेरा हाई हो जाता है कि रिजल्ट मेरा ज़्यादा आए। कहाँ से आएगा? आपको जब प्रॉब्लम होता है तो आप ये नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम आपको है कहाँ, और प्रॉब्लम कहीं और रहता है, और कहीं प्रॉब्लम को और खोजते हो, समझे? और आपको लगता है कि सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है, तो होगा ही नहीं सोल्यूशन। अगर हो भी जाता है बाई चांस, तो भी आप जब प्रॉब्लम को समझे ही नहीं हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस बात को समझो, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया? 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे? a का वैल्यू 1 रख दो। अरे छोड़ो जी, चलो देखो इधर 2 + 7d = 30, ठीक? तो ये हो गया 7d = 28, 7 × 28, d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। अब आप आंख बंद करके एपी भी निकाल सकते हो, ए और डी है तो निकाल ही सकते हो। अब इसमें कुछ पूछा था क्या? क्या पूछा था बोलिए? इसमें क्या पूछा? एपी पूछा है। तो एपी पूछा है तो मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म ये सब पूछ रहा है, तो अब ये तो निकाल ही लोगे। a + d a + 2d ऐसे गोइंग ऑन होता है ना। तो a है d है, तो अब इसमें रख देना, आ जाएगा आपके पास नंबर, फुल टर्म आ जाएंगे। बस यही करना है। चलो आते हैं 36, ठीक? अच्छा समझ तो आ रहा है ना जी? तो आप पहले तो बोल रहे थे कि नहीं चैप्टर समझ में आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि पहला दिन पढ़ो, दूसरा दिन पढ़ो, धीरे धीरे जब उस चैप्टर को पढ़ने लगोगे रिपीट होने लगेगा। 4 बार 5 बार पढ़ लो। जब कोनो चैप्टर नहीं आता तो उसको 10 बार पढ़ लो, अपने आप आ जाएगा। कोई एक बार में पढ़कर समझ जाता है, जाने दो, छोड़ दो।
उसके पास वो ऐसा दिमाग था, एक बार में पढ़कर समझ लिया। हम कम से कम 4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन हम भी समझेंगे। बस इतना ध्यान रखो, और क्या है। वो कम समय देता है, हम थोड़ा ज़्यादा देंगे। हाँ, अब इसमें बोला है 36, क्या बोला है 36 बोला है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन निकालना है। क्या निकालना है? एन, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। नहीं सर, आगे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसे लाइफ खत्म हो जाएगा, आगे हो जाएगा। अच्छा, ख़त्म हो जाएगा, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। इसमें बोला है लेक्चर लेंदी हो जाता है ना, इसलिए दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, सब बता देंगे। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन ए टर्म एथमेटिक। एक देखो आपके पास प्रोग्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रोग्रेशन दिया हुआ है। प्रोग्रेशन एक आपके पास ये है, ठीक ना, ये है, और एक आपके पास प्रोग्रेशन ये है। तो दो दिया है, 2 प्रोग्रेशन है, ठीक ना। अब देखो, अब इसको एक नोटिस करो। अब इसमें से अगर हम ऐसा लिखें, अब एक लिखा है, कैसे लिखा है? दोनों बढ़ते क्रम में ही लिखा है ना। हाँ, और ये भी बढ़ते क्रम में ही लिखा है, मतलब डिसेंडिंग में, असेंडिंग में ही लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब देखो, ये ज़्यादा बढ़ा रहा है और ये कम बढ़ा रहा है। बढ़ रहा है लेकिन दोनों बढ़ ही रहा है, ठीक ना। तो अब ज़्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ेगा। तो कोई ऐसा एक समय आएगा कि मिल जाएंगे दोनों, एक ही बार मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। इसमें बोला है कि यहाँ से मान लो, ये यहाँ से मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म जितना होगा, मान लो 10 ठो है, तो यहाँ पर भी ये नंबर ऑफ टर्म 10 ठो होगा। तो ये जो 10वां टर्म इसका होगा और इसका 10वां टर्म होगा, ये दोनों सेम होगा, समझे ना। तो ये जरूर एक बार रिपीट करेगा, एक बार मिलेगा जरूर। अगर हम ये ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये कम बढ़ा रहे हैं, तो ये अगर ऐसा गोइंग ऑन चलता रहे तो जरूर हो सकता है कि टीएन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये प्रोग्रेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हमको लेकर क्या चलना है? हमको यहाँ पर टीएन को बराबर रखकर चलना है, ठीक ना। तो जब आप टीएन को बराबर करोगे तो यहाँ एन का वैल्यू बराबर लेकर चलना है, क्योंकि एन पूछा है, तो इसका मतलब है कि एन दोनों में सेम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि टीएन हमेशा बराबर होगा तो एन सेम ही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, समझा ना। जैसे आप सोचो कि लिखे 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखे हैं, और ये लिखे 1, मान लीजिए ये लिखे हैं 4, 6, 8, 10, 12 लिखे हैं, ठीक ना। तो आप ये पहले बताओ, देखो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? 5 है, और यहाँ एन का वैल्यू 6 है। तो ये मिल रहा है टर्म, लेकिन यहाँ एन का वैल्यू सेम नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, समझा ना। जितना इसमें एन है उतना ही एन है, तब ये लास्ट टर्म बराबर होगा, ऐसा कुछ बात कर रहा है, समझा ना। ऐसा नहीं दिया है, ठीक ना। तो ये आपको सोचना नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर ये दोनों को टी एन को बराबर लेकर चलना है। एन ए टर्म बराबर है, जब एन ए टर्म बराबर होगा तो इन दोनों का जो एन होगा वो सेम होगा, वही एन निकालना है, ठीक ना। अगर हम इस ऑर्डर में लिखें और ये ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से टी एन लेकर चलो, यहाँ से टी एन लेकर चलो। तो इसको लेकर चलोगे तो a प्लस n-1 d, और यहाँ पर a प्लस n-1 d1, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, दो इसका a अलग मान लिए, इसका a अलग मान लिए, दोनों का n सेम होगा तभी हमारा सॉल्यूशन आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। सोचो, जब टी एन बराबर रख लोगे और एन भी डिफरेंट रख लोगे तो ये निकालोगे कैसे? पॉसिबल नहीं है, समझा ना। 2 वेरिएबल में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब लास्ट टर्म बराबर होगा तो एन भी बराबर होगा, तो एन बराबर होगा तभी एन निकलेगा, ठीक ना। और वो बोला भी है, ठीक। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है? 63। एन हमको नहीं पता है, डी आपको पता है 2, और ए का वैल्यू 3 है, एन हमको नहीं पता है, और डी इसका 7 है। तो जब यहाँ से कंप्यूट करोगे तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा? 63 माइनस ये 60 हो जाएगा, और प्लस 2n-2 हो जाएगा, और ये 7n-7 हो जाएगा। लिखे समझ में आया? अरे इसको माइनस कर लिए, इसका इंटू कर दिए, इसका इंटू कर दिए, ये हो जाएगा 58 प्लस 2n, और ये 7n-7 हो जाएगा। ये 58 माइनस 7 65, और ये हो जाएगा 5n, तो ये 13 आ जाएगा। तो n का वैल्यू हमारा 13 आएगा, तो यानी 13 टर्म आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जब 13वां टर्म निकालोगे
और इसका जब 13वां टर्म निकालोगे तो इन दोनों का 13वां टर्म सेम ही होगा। समझ में आया? तो यही पूछा है, समझ गए ना? तो n का वैल्यू हमारा 13 हो जाएगा। ये बात समझ गए? चलो 37 देखो। अच्छा, जब लगाए थे ऑन किए थे तो लिखा था ना कुछ? चलिए कोई बात नहीं। चलो देखो 37 देखो इसमें क्या दिया है, मारेंगे तुम लोग को। 37 देखो क्या दिया है अब इसमें बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6। ठीक, अब इसमें पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट मतलब 6 से डिविजिबल वाला। तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है जी? 10 से। 10, 11, 12, 13 ऐसे गोइंग ऑन कितना? 99। तो हमको उस नंबर को पिक करना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो वो ऐसे कितने नंबर बनेंगे इसमें, समझे ना? 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल वाला पहला टर्म तो निकालेंगे, फिर लास्ट टर्म निकाल लेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कि कितने ऐसे होंगे। समझा ना? तो हमारे पास एक प्रोग्रेशन बन ही जाएगा। हमको एक प्रोग्रेशन बनाना है। ये ऐसे ही पता चल जाएगा 16 बार में ये हो जाएगा। 16 डिजिट आएगा। नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा? 16। 6 से डिविजिबल वाला हाँ। कुल ऐसे ही बता दोगे? अरे 2 डिजिट है सर। 2 डिजिट का हाँ। 6 से डिविजिबल वाला 16 आएगा। हाँ। अच्छा निकालते हैं, देखते हैं। ऐसे ही बता दिए तो कुल बता दोगे ऐसे ही देख कर, नहीं आ गया तो मारेंगे थप्पड़ थप्पड़। ठीक, तो पहला टर्म क्या है? पहला टर्म क्या है? पहला टर्म 12 लेंगे जो 6 से डिविजिबल, फिर 18 होगा। अरे 6 का अंतर है ना जी, 6 से डिविजिबल है तो मल्टीपल ऑफ 6, 6 से डिविजिबल तो 18, 24 होगा। और लास्ट क्या होगा? 99 है? नहीं है। 6 से है? 6 से नहीं है। 99 से पहले 97 6 से है? नहीं है। 96 होगा, लिख लो 96। तो AP बन गया। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड, देयर इज नो नीड। अंडरस्टैंड दैट? हेलो, अब आपके पास प्रोग्रेशन हो गया। तो इसमें क्या पूछा है? 6 से डिविजिबल होने वाले डिजिट्स कितने हैं, नंबर कितने हैं? n पूछा है। क्या पूछा है? n पूछा है। इसको रुको, सूख गया थोड़ा सा तो क्या निकलना है आपको? तो a आपके पास दिया है 12, देख रहे हो कैसे चकाचक चलने लगा। ये कितना है? तो a आपके पास 12d6 और tn आपके पास 96। अब हमारे पास n निकालना है। आप क्वेश्चन समझ रहे हो ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? इफ यू नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन, और हम सॉल्व कर दिए वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन बट नो मैटर मिस्टर, नो बेनिफिट यू हैव गॉट इट दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड दैट? ठीक, tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 d। tn कितना है? 96। a कितना है? 12। n आपको निकालना है और d कितना है? 6। तो इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 484। n माइनस 1 6, काट दो 14 बार में। n का वैल्यू 15। तो बताइए 16 पहले 6 भी ले लिए इस वजह से आ गया? 15 आ जाएगा। चलो तो कुछ क्वेश्चन अपने से ट्राई करना, अब अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। अरे ऊपर